हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की 10.2 रेगुलेशन को। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है अगर रेगुलेशन की, तो चैप्टर 9 में भी हमने गवर्नमेंट रेगुलेशन का एक टॉपिक पढ़ा था जो कि हमारा था गवर्नमेंट सॉल्यूशंस टू एक्सटर्नैलिटी के अंदर। तो गवर्नमेंट सॉल्यूशंस टू एक्सटर्नैलिटी के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट के क्या सॉल्यूशन है एक्सटर्नैलिटी के लिए। तो वहाँ पर हमने गवर्नमेंट रेगुलेशन में दो टॉपिक्स देखे थे सब। एक था हमारा कमांड एंड कंट्रोल रेगुलेशन, दूसरा था हमारा मार्केट बेस्ड अप्रोच। तो हमने मार्केट बेस्ड अप्रोच वहाँ पर पूरा कंप्लीटली पढ़ा था, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल में हमने सिर्फ इतना देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ को मैंडेट कर देती है कि फर्म्स को ये यूज़ करनी ही पड़ेंगी। लेकिन जो दूसरा टॉपिक था कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है क्वांटिटी को, तो उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब इन डिटेल कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से डायरेक्ट रेगुलेशन करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेगुलेशन से कि रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारी फेडरल और लोकल गवर्नमेंट है वो जो एक्शंस लेती है जिससे डायरेक्टली हमारी मार्केट का आउटकम इन्फ्लुएंस होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी रेगुलेशन में। और क्या क्या होता है रेगुलेशन में, तो रेगुलेशन में हम कुछ उन एक्टिविटीज़ को भी प्रिवेंट करते हैं, बंद करते हैं जो हमारी एंटी ट्रस्ट होती है, मतलब कि जिन पर हम कंप्लीटली यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक फर्म के पास मोनोपोली पावर है बहुत ज़्यादा। मोनोपोली पावर में क्या होता था, हमने मोनोपोली में देखा था कि वो मतलब है कि हमारी पूरी मार्केट में हम सिर्फ एक सोल जो है सेलर है एक गुड के। तो अब ये मोनोपोली में बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पर अगर हम सोल सेलर हैं एक गुड के तो उसमें हम एडवांटेज उठा सकते हैं। अब एक चीज़ जो मेरे ही पास मिलेगी तो मैं तो उसका एडवांटेज उठा सकती हूँ कि मैं कितना भी प्राइस चार्ज कर लूँ। तो यहाँ पर कुछ जो फर्म्स हैं अगर उनके पास एक्सेस मोनोपोली पावर होती है तो वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन का इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ में जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लॉज एंड प्रॉपर्टी राइट्स को भी लगाती है ताकि हमारी जो मार्केट का एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो इम्प्रूव हो पाए और वो अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर डायरेक्ट रेगुलेशन की कि डायरेक्ट रेगुलेशन क्या होता है, तो सेम वही चीज़ है। डायरेक्ट रेगुलेशन में जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली पूरी मार्केट की क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पर बताया भी हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ को भी जो है रोकती है। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी को भी और एक्टिविटीज़ को भी जो भी गवर्नमेंट को सही नहीं लगेगा या जो उनके हिसाब से सही होगा उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, उनको अच्छे से रेगुलेट करेगी। अगर हम इसे एग्जाम्पल के बेसिस पर समझें तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है FDA का, हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारी जो एजेंसी है वो US ऑपरेट करती है। अगर हम सेम यही एजेंसी अगर इंडिया की बात करें तो वो होती है हमारी FSSAI। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो भी हमारी फूड और जितनी भी सप्लाई हो रही हैं चीज़ों की, चाहे वो ड्रग हो या फिर फूड हो, उन सब पर जो है गवर्नमेंट नज़र रखती है, उन्हें अच्छे से ऑपरेट करती है। मार्केट में पहले जाने से वो उन्हें अच्छे से चेक करती है। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि इसके अंदर हमारे 900 लोग जो हैं वो काम करते हैं और जो इनका ऑपरेटिंग बजट होता है हर साल का वो 2 बिलियन होता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये FDA है वो परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं होता। यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसे ब्लेम करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है एक न्यू ड्रग को अलाउ करने में मार्केट में। तो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा जो FDA है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियसली अगर वो किसी चीज़ को मार्केट में अलाउ करेगी तो उससे पहले वो सब कुछ चेक करेगी कि वो जो चीज़ है वो एक्चुअल में कितना फंक्शन करती है, जो उसमें लिखा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे कर सकती है क्या वो एक्चुअल में इतनी यूज़फुल है। उन सब प्रोसीजर में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और इसीलिए यहाँ पर ब्लेम किया हुआ है उसे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है किसी भी न्यू ड्रग को अलाउ करने के लिए मार्केट के अंदर। देन आगे बताया हुआ है कि जो FDA है उस पर चार्जेस भी लगे क्योंकि उसने फ्लाई बाय नाइट कंपनीज को बंद करवाया स्नेक ऑयल को बेचने से, और वहाँ पर उन्होंने जो शक है वो किस पर करा, अनसस्पेक्टेड कंज्यूमर्स पर। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें फ्लाई बाय नाइट्स की तो वो हमारी वो कंपनीज होती है जो अनट्रस्टवर्दी होती है। अगर हम बात करें इस टाइप के रेगुलेशन की कि इसकी नीड क्या है,
क्यों हमें इसे चाहिए, इसका एम क्या होता है। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स की सर्टेन क्वालिटी को मेंटेन करती रहती है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अगर मार्केट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लाइक मार्केट के हाल पर ही मार्केट को छोड़ देंगे, तो कोई भी कुछ भी बेचेगा, लेकिन इस रेगुलेशन से हमारी जो क्वालिटी है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, वो मेंटेन रहेगी। दूसरा, अगर हम बात करें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, तो हमारी जो रेगुलेशन है वो ये भी चेक करती है कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, या फिर ये चीज़ इसके लिए बनी है, तो क्या वो एक्चुअल में उसके लिए यूज़फुल है भी कि नहीं है। अगर हम पूरी ही चीज़ें मार्केट के ऊपर अकेले छोड़ देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उनको इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने हिसाब से ही खुद से ही सब कुछ तय करेंगे, खुद से ही ढूंढने लगेंगे कि क्या ये ड्रग सर्टेन मैं ले सकता हूँ या फिर नहीं, तो उन सब चीज़ों में उनका जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो राइट डिसीजन को ले पाएंगे। तो जो रेगुलेशन है वो हेल्प करती है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, वो क्वालिटी को भी मेंटेन करती है। अब आगे देखते हैं। नाउ, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो रेगुलेशन है वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इंडिस्पेंसेबल रोल प्ले करती है। हमने देखा कि उसका क्या क्या एम है और वो कितनी यूज़फुल है, लेकिन स्टिल उसकी अपनी ही एक कॉस्ट एंड लिमिटेशन है। तो अब हम उसकी बात करेंगे और उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि लेट्स अज्यूम, अगर गवर्नमेंट ने ये पता लगाया कि पूरी मार्केट में हमारी फिजिक्स की शॉर्टेज है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा और फिजिक्स होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने देखा कि जितने ज़्यादा फिजिक्स होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को क्रिएट करते हैं। हमने देखा था पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में कि जब ऐसी सिचुएशन होती है और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही होती है, तो हमें जो करंट क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ही क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें 5000 मोर फिजिक्स चाहिए अब मार्केट में, ताकि हमारी जो मार्केट है वो और अच्छे से रेगुलेट कर पाए। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर हम मार्केट में ये रेगुलेट कर रहे हैं कि हमें 5000 मोर चाहिए फिजिक्स, तो क्या ये अच्छे से वर्क करेगा। हम रैंडमली किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बना सकते ना फिजिक्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये अप्रोच यूज़फुल है, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमें यहाँ पर बताया हुआ है लाइकली नॉट, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा फेल होंगे। यहाँ पर जो हमारी कमांड है, जो गवर्नमेंट ने दी है, ये जो रेगुलेशन लगाया है, ये बिल्कुल ही गंदी तरीके से फेल हो जाएगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई गिफ्टेड आर्टिस्ट है या फिर कोई हमारा एक डेडिकेटेड बॉन्ड ट्रेडर है जो कि बॉन्ड में अच्छा है और एक हमारा गिफ्टेड आर्टिस्ट है, अगर हम उन्हें फोर्सफुली फोर्स करेंगे कि तुम अपने करियर को स्विच करो और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करो जिसमें उनका कोई टैलेंट भी नहीं है, तो वहाँ पर वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जहाँ पर वो अच्छे हैं वो तो चीज़ वो कर नहीं पा रहे, उनको फोर्स कर दिया जा रहा है उन चीज़ में जिसमें वो अच्छे भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो हमने चैप्टर 10 में भी देखा है कि ऐसे रेगुलेशन, डायरेक्ट रेगुलेशन से अच्छा क्या ऑप्शन है कि हम उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दें। तो हमने देखा था कि अगर हमें क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो हम सब्सिडीज़ का इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दो। तो उसमें क्या होएगा, जो सब्सिडीज़ जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो लोगों को इंकरेज करती है और वो खुद ही एक्सटर्नैलिटी को इंटरलाइज करने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे रैंडमली लोगों को हम चूज़ कर कर फोर्स कर कर नहीं बना रहे फिजिक्स, बट अब यहाँ पर क्या होएगा कि जिन लोगों को फिजिक्स बनने में टैलेंट है या फिर पसंद होगा या फिर उनकी विश होगी वो उन चीज़ों में जाएंगे। प्लस जो लोग इनडिफरेंट है कि मैं यहाँ पर बॉन्ड ट्रेडर बनूँ या फिर फिजिक्स बनूँ, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चूज़ करना। इनडिफरेंट मतलब कि अगर वो बॉन्ड ट्रेडर बनता है या फिजिक्स बनता है, दोनों में ही उसका इक्वल इंटरेस्ट है और इक्वली टैलेंटेड है, तो यहाँ पर अगर हम उन्हें सब्सिडीज़ देते हैं तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चूज़ करना, तो वो फिजिक्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो ईजिली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे डायरेक्ट रेगुलेशन से, तो उस केस में तो हमारी जो मार्केट है वो इनएफिशिएंट रहेगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से एलोकेट नहीं होंगे।
अब ये तो हो गई हमारी सारी थ्योरेटिकली बातें डायरेक्ट रेगुलेशन की। अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट रेगुलेशन कैसे लगाती है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइस कंट्रोल लगा देती है। तो प्राइस कंट्रोल हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब इस चैप्टर में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एक सेकेंड। प्राइस कंट्रोल्स, तो इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को किस तरीके से कंट्रोल करती है, तो वो दो कैटेगरीज में करती है। एक होता है हमारा प्राइस सीलिंग, एक होता है हमारा प्राइस फ्लोर। इन दोनों को अब हम एक एक कर पिक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राइस सीलिंग से। प्राइस सीलिंग बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस सीलिंग की, तो प्राइस सीलिंग में जो गवर्नमेंट है अब वो क्या करती है, वो मैक्सिमम लीगल प्राइस जो है वो इम्पोज कर देती है मार्केट के अंदर। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, मैक्सिमम लीगल प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम प्राइस लगा देती है किसी भी गुड पर, कि मैक्सिमम तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इससे कम चार्ज करना है तो वो तुम्हारी मर्जी है, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट सपोज एक गुड ले लिया मैंने एक्स, इस पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैक्सिमम प्राइस जो लगा दिया वो है $60। अब मैक्सिमम प्राइस का क्या मतलब हुआ कि $60 तक ही तुम चार्ज कर सकते हो गुड एक्स की वैल्यू बायर से, लेकिन तुम $60 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। इससे कम करना है तो कर लो, बट इससे ज़्यादा प्राइस नहीं जा सकता मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो है मैक्सिमम लीगल प्राइस। अगर हम बुक के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी बुक में एग्जाम्पल गिवन है रेंट कंट्रोल का। तो यहाँ पर रेंट कंट्रोल के अंदर हमारी बात होगी पूरे अपार्टमेंट की। तो हमारी जो अपार्टमेंट्स हैं उन पर हमारे रेंटर्स रहेंगे और रेंट पे करेंगे। किसको पे करेंगे, तो वो है हमारे लैंडलॉर्ड्स जिसका अपार्टमेंट है। यहाँ पर अगर हम इनिशियल सिचुएशन की बात करें तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन हो गई। अगर हम बात करें मैक्सिमम लीगल प्राइस की जो गवर्नमेंट लगा रही है, तो वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम प्राइस से कम भी हो सकता है। तो अब हम इन दोनों सिनेरियो को देखेंगे कि जब हमारा मैक्सिमम लीगल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है और जब हमारा मैक्सिमम लीगल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी केस 1 से। तो यहाँ पर मैंने केस 1 लिया है नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट मैक्सिमम लीगल प्राइस लगा रही है तो उससे एज सच मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नॉट बाइंडिंग सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर प्राइस सीलिंग लग रहा है वो ज़्यादा होता है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो हम इस सिनेरियो को देखते हैं। सिंपली हम देख सकते हैं ग्राफ में, ये मेरी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब जो प्राइस सीलिंग है वो मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या है, ज़्यादा, तो मैंने उसे यहाँ पर कहीं लगा दिया। ये मेरा जो है प्राइस सीलिंग है। प्राइस सीलिंग मतलब कि मैक्सिमम प्राइस जो मैं चार्ज कर सकती हूँ मार्केट में इस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली देख सकती हूँ कि जो मार्केट है वो कौन सा प्राइस चार्ज कर रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने मैक्सिमम लीगल प्राइस का लगाया है यहाँ पर। तो मैं ऑलरेडी मैक्सिमम लीगल प्राइस से तो कम ही चार्ज कर रही हूँ ना मार्केट में। ये जो रेड है, ये जो प्राइस गया है, ये शो कर रहा है कि मैं मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। बट मैं तो ऑलरेडी कम ही चार्ज कर रही हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस पर, तो मार्केट में इससे आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच। अगर हम बात करें अपने सेकेंड केस की, यहाँ पर एक बार हम बना देते हैं अपना सेकेंड केस। तो केस 2 हमने लिया है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब केस 2 का क्या मतलब है कि अब मैक्सिमम लीगल प्राइस को लगाने से मार्केट में प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज़्यादा होता है प्राइस ऑफ सीलिंग से, मतलब कि जो लीगल प्राइस लगाया गया है मैक्सिमम वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कम लगाया गया है। अगर हम इसकी सिचुएशन को देखें ग्राफ में, तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया ग्राफ, ये मैंने अपनी इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ कर दिया सिंपली। ये मेरा यहाँ पर हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गई मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैं इसको बुक की वैल्यूज़ में लिख देती हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है
उन्होंने जो इस बार मैक्सिमम प्राइस लगाया है वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। तो इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से हमने ये वाला प्राइस ले लिया कम। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा प्राइस है, जो बुक में वैल्यू गिवन है प्राइस सीलिंग की, वो क्या है हमारा 750। तो मेरा जो प्राइस है वो कम है। अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी डिमांड से टच हो रहा है, यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन है, ये क्वांटिटी है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड की, कि इस प्राइस पर जो लोग हैं, जो हमारे बायर हैं, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, जहाँ पर वो सप्लाई से इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब ये इस प्राइस पर मेरी क्वांटिटी सप्लाई है जो सेलर सेल करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मार्केट है वो किसी के भी आने से इनिशियली पहले ये प्राइस चार्ज कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने जो लीगल प्राइस लगाया है वो यहाँ पर लगा दिया, मतलब कि अब मैक्सिमम तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे ऊपर तुम चार्ज नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि अब इस केस में मैं मार्केट के प्राइस को चार्ज नहीं कर सकती, जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इससे पहले वाले केस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लीगल प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा था। इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, तो मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को तो मार्केट में अब चार्ज नहीं कर सकती। मैक्सिमम जो चार्ज कर सकती हूँ वो मेरा ये प्राइस है, तो इस प्राइस को अब हम चार्ज करेंगे। इस प्राइस पर क्या होता है, सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस कम हो जाता है, अगर हमारा प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपली हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है, जो सेलर ने अपनी सप्लाई है वो कम कर दी। लॉजिक क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उसका प्राइस जो है वो कम हो गया। अब सेम कम प्राइस पर वो अपनी पुरानी क्वांटिटी को तो नहीं बेचेगा ना, पुरानी क्वांटिटी पर तो उसे लॉस होगा। तो प्राइस के कम होने से उसने अपनी सप्लाई को भी कम कर लिया। अब अगर हम बात करें बायर की साइड से, तो प्राइस कम होने से हमें पता है कि जो बायर है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर लेते हैं। क्यों इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि हाई प्राइस पर जब इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज हो रहा था, तो कुछ हमारे डिमांड जो कर रहे हैं रेंटर्स, वो ऐसे भी होंगे जो इस प्राइस को, हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस को पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। अब जब प्राइस कम हुआ है तो हो सकता है कि अब वो अफोर्ड कर पा रहे हो, तो इस वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या अराइज हो रही है, कि इस केस में हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा है मेरी क्वांटिटी सप्लाई से। मतलब कि यहाँ पर इस केस में जो ये पूरा गैप है, यहाँ पर ये जो पूरा गैप है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेज। क्योंकि हमारी सप्लाई जो है वो कम है, तो हम सप्लाई करेंगे नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो अपार्टमेंट है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं सेम चीज़ को। और हमारा जो ये गैप है शॉर्टेज ऑफ अपार्टमेंट का, वो सिंपली क्या है, हमारी क्वांटिटी डिमांड माइनस में हमारी क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पर इसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें बुक की, तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बुक में गिवन है 5500। अगर हम बात करें क्वांटिटी सप्लाई की जो कम होकर हुई है, वो हमें यहाँ पर गिवन है 2500। तो जो इनका डिफरेंस है वो सिंपली हो जाएगा 3000। मतलब कि यहाँ पर 3000 जो अपार्टमेंट है उसकी शॉर्टेज है, और वो मार्केट में अब जो है नहीं बिक रहे, नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा है, बट हमारी जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज है। अब ये सेम चीज़ जो हमारा ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करा, अगर हम इसमें सेम बुक का डायग्राम देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वही सेम सिंपल डायग्राम है। अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर अब जो मैक्सिमम प्राइस है वो मैं सिर्फ यही चार्ज कर सकती हूँ मार्केट से, तो मैं इसी प्राइस को चार्ज करूँगी, इससे कम तो करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो इतना करना चाह रही थी बट ये कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम जो चार्ज करना चाहते हैं वही प्राइस चार्ज करेंगे। उस पर जो हमारी क्वान्टिटी सप्लाई है, ये यहाँ पर बुक में गलत लिखा है, यहाँ पर क्वान्टिटी सप्लाई आएगा और यहाँ पर डिमांड आएगा। तो यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है, जो मेरे सप्लाई से इंटरसेक्ट हुआ है ये पॉइंट, तो जो सप्लाई है वो ही तो मार्केट में बिकेगी ना, लोगों के डिमांड करने से तो क्वांटिटी नहीं बिकेगी। तो इस केस में जो क्वांटिटी बेच रहे हैं लोग, जो हमारे बायर्स खरीद रहे हैं और जो सेलर्स बेच रहे हैं, वो इतनी ही बेच रहे हैं, जितना सेलर बेचेंगे उतनी ही तो बिकेगी, बाकी डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पर ये हमारी जो क्वांटिटी है
वो बिक रही है मार्केट के अंदर। अब इस क्वांटिटी पे हम आगे देखेंगे कि हमारी जो दो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। क्या कि इस केस में हमारा डेड वेट लॉस हो जाएगा। क्यों होगा तो मैं उसे आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमारा डेड वेट लॉस हो जाएगा सिंपली शॉर्टेज से। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सेकेंड आगे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, जब इनिशियली अगर हम बात करें, जब कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं लगाया था, कोई भी मैक्सिमम लीगल प्राइस नहीं लगाया था, तो ये मेरी इनिशियल सिचुएशन थी। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चल रही थी, इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा था, उस पर हमारा जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस है वो गिवन है। अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, जब हमारा बाइंडिंग लीगल प्राइस लगा दिया जाता है, जिसमें हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट के प्राइस को चार्ज नहीं कर सकती, तो उसमें हमारा जो है डेड वेट लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जितनी जो सेलर है, क्वांटिटी जो वो सप्लाई करना चाहेंगे उतनी ही बिकेगी। अब इस केस में हम ये जब क्वांटिटी को सेल करते हैं तो उस केस में हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये पूरा एरिया हो जाता है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की तो वो ये पूरा एरिया हो जाता है। और जो ये पूरा ट्रायंगल है, जो अब किसी को भी नहीं मिल रहा है, जो पहले बायर और सेलर दोनों को मिल रहा था, अब किसी को भी नहीं मिल रहा, तो उस केस में हमारा जो सरप्लस है वो किसी को भी नहीं मिल रहा, मतलब सरप्लस मार्केट से कम हो गया। ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा डेड वेट लॉस। अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि यहाँ पर जो हमने ये करा है, जो ये प्राइस कंट्रोल लगा है, रेंट कंट्रोल लगा है, उसमें हमारा क्या वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हुआ। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेलफेयर क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि हमारा जो सोशल सरप्लस है वो कम हो गया, डेड वेट लॉस जो है वो हो गया। अगर हम बात करें रीज़न की, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि एक रीज़न जो हमें गिवन है कि यहाँ पर ऑल्दो वेलफेयर जो है वो कम हुआ है, बट सबका कम नहीं हुआ। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है उसका तो कंज्यूमर सरप्लस इवन इंक्रीज हो गया पहले से। तो हम देख सकते हैं सिंपली पहले इन दोनों का इक्वल सरप्लस था। अब इसके बाद जब टैक्स लग गया, सॉरी जब हमारा रेंट कंट्रोल लग गया, तो उस केस में हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो प्रोड्यूसर सरप्लस से ज़्यादा हो गया। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सरप्लस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे प्रोड्यूसर से हमारे कंज्यूमर पर। यहाँ पर गिवन भी है कि हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारा पुअर से रिचर पर, या फिर हम पुअर से रिचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड हैं और कंज्यूमर हमारे रेंटर्स हैं जो कि पे नहीं कर पा रहे। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारा जो गोल है इसको लगाने का, रेंट कंट्रोल को लगाने का, वो अचीव हो गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड का जो सरप्लस है वो कम हो गया और हमारा जो रेंटर्स हैं उनका जो सरप्लस है वो इंक्रीज़ हो गया। बट अगर हम बात करें कि जो वेलफेयर कम हुआ है वो किसको सफ़र करना पड़ रहा है, तो पहला तो हमारा कि जो लैंडलॉर्ड है उनका सरप्लस जो है वो कम हो गया पहले से, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अब हमारे कुछ सेलर्स को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्हें अब कम प्राइस में जो है मिल रहा है। अगर हम बात करें नुकसान किसको हुआ है, तो यहाँ पर जब हमारी क्वांटिटी 4000 से 2500 जो यहाँ पर क्वांटिटी हमारी कम हुई है, हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4000 पहले खरीद सकते थे, अपार्टमेंट रेंट पर रह रहे थे, अब उनको अपार्टमेंट नहीं मिल रहे हैं, 2500 क्वांटिटी के ही अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो जो रेंटर को पहले अपार्टमेंट मिल रहे थे अब उनकी क्वांटिटी कम हो गई, तो अब काफ़ी ज़्यादा रेंटर ऐसे भी हैं जिनको अपार्टमेंट नहीं मिल रहे। यहाँ पे हमें गिवन भी है कि फ्यू ऑफ देम आर नाउ एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो रेंट कंट्रोल है वो यहाँ पर डिस्करेज करता है लैंडलॉर्ड को कि वो मेंटेन करें अपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन होती है तो जो लैंडलॉर्ड हैं वो अच्छे से अपार्टमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते नहीं, मतलब करते नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं करते, तो उसका लॉजिक सिंपल है। वो सिंपली देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो अपार्टमेंट के लिए चाह रहे हैं वो इतनी सारी डिमांड कर रहे हैं और मैं जो सप्लाई कर रही हूँ वो इतनी कम है। मतलब मैं अगर अपने अपार्टमेंट को ढंग से रखती भी नहीं हूँ तब भी इतने सारे लोग हैं खरीदने के लिए, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। तो यहाँ पर जो रेंट कंट्रोल है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो अपने अपार्टमेंट को ढंग से मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अपार्टमेंट की शॉर्टेज है, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। नाउ
अब अगर हम बात करें बुक की, तो बुक में हमारा जो नॉट बाइंडिंग वाला केस है, जिसमें मैक्सिमम प्राइस लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो उसको मैं एक बार बुक के सेंस में समझाती हूँ आगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया हुआ है कि हमारा ये क्वांटिटी जो है, कहीं यहाँ पर ये क्वांटिटी पहले चार्ज हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कुछ लोग हैं उनकी जॉब कहीं और लग गई, जिसकी वजह से वो अब वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे जॉब लग गई, और इस एरिया से निकल कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में हमारे जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर इस एरिया में जो हमारे अपार्टमेंट है, उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई कि उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आ गया। हम देख सकते हैं ग्राफ में, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये हो गया। तो मार्केट अब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस को ही चार्ज कर रही है। हम देख सकते हैं कि जो प्राइस सीलिंग है, जो मैक्सिमम प्राइस तुम चार्ज कर सकते हो, वो मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। यहाँ पर मेरा जो प्राइस सीलिंग है वो मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। इस केस में हमारा नॉट बाइंडिंग वाली सिचुएशन है कि मैक्सिमम प्राइस लगा भी दोगे तो मार्केट में अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बुक में एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से है नॉट बाइंडिंग का। अब अगर हम बात करें दूसरे प्राइस कंट्रोल की, हमारे प्राइस फ्लोर की, तो उसे हम आगे देखते हैं। प्राइस फ्लोर, तो यहाँ पर जो प्राइस फ्लोर है वो प्राइस सीलिंग से जस्ट अपोजिट है। तो प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट मैक्सिमम लीगल प्राइस लगाती थी, प्राइस फ्लोर में जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम लीगल प्राइस लगा देती है गुड्स पर। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मिनिमम लीगल प्राइस की, तो मिनिमम लीगल प्राइस का क्या मतलब है कि अब तुम मिनिमम जो है इतना ही चार्ज करोगे, इससे कम तुम चार्ज नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हें इससे ज़्यादा चार्ज करना है तो कर लो, लेकिन मिनिमम तुम्हें इतना ही चार्ज करना पड़ेगा कंज्यूमर से। अगर हम बात करें बुक के एग्जाम्पल की, तो मिनिमम लीगल प्राइस में हमारी बुक में एग्जाम्पल गिवन है मिनिमम वेजेस लॉ का। तो यहाँ पर हम बेसिकली मिनिमम वेज लॉ में क्या बात करेंगे, हमारी पे करने की। किसको पे करने की, तो यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे, और जो भी वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो पे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशियल सिचुएशन की, तो वही हमारी इनिशियल सिचुएशन सेम है, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब अगर मैं बात कर रही हूँ मिनिमम लीगल प्राइस की, तो मिनिमम लीगल प्राइस मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर भी लगा सकती है गवर्नमेंट, और नीचे भी लगा सकती है। तो हम दोनों सिचुएशन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट केस से। अगेन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, हमारा केस 1 नॉट बाइंडिंग का, जिसमें मिनिमम लीगल प्राइस लगाने से हमारे मार्केट के प्राइस पर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा नॉट बाइंडिंग वाली कौन सी सिचुएशन है, जब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा है मेरे प्राइस ऑफ फ्लोर से। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊँ तो ये मेरी नॉर्मल सिचुएशन हो गई, यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। इस केस में मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज़्यादा है, मतलब मेरा प्राइस फ्लोर यहाँ पे कहीं लगेगा। तो ये मेरा हो गया प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर बोलता क्या है कि मिनिमम तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे कम तुम चार्ज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करना है तो कर लो। तो हम देख रहे हैं कि जो मार्केट का प्राइस जो चार्ज हो रहा है वो तो ज़्यादा ही हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ज़्यादा तो चार्ज कर ही सकते हैं, मिनिमम इतना ही करना था। तो इस केस में हमारी इस मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनिमम वेजेस की, यहाँ पर मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो मार्केट है वो कैसी होती है, यहाँ पर आते हैं हमारी क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पर हमारी प्राइस की जगह आता है वेजेस जो उनको पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने सेकंड केस की, एक सेकंड, तो यहाँ पर अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 में हम देखेंगे हमारी बाइंडिंग सिचुएशन, मतलब कि अब हमारा मिनिमम लीगल प्राइस लगाने से हम अपने मार्केट का प्राइस जो है उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो बाइंडिंग सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कम होता है प्राइस ऑफ फ्लोर से। तो इसे हम अगेन ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर मैं इसकी इनिशियल सिचुएशन ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है, ये मेरी सप्लाई हो गई,
ये मेरी डिमांड हो गई। यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हो गया। अब बुक में हमारा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करा, वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करा है, तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मली ऐसे ही ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पर ये मेरी डिमांड है, ये मेरी क्वांटिटी ऑफ लेबर की बात हो रही है, यहाँ पर ये मेरी सप्लाई है और प्राइस की जगह हमारे यहाँ पर वेजेस की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें कि इस मार्केट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिनिमम लीगल प्राइस लगा दिया और वो मिनिमम लीगल प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने ये मिनिमम लीगल प्राइस लगा दिया। सिंपली मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा प्राइस ऑफ फ्लोर है वो यहाँ पे है। ये क्या शो कर रहा है कि मिनिमम मैं इतना ही चार्ज कर सकती हूँ, इससे कम चार्ज नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा करना है तो कर लो। तो यहाँ पर मैं सिंपली देख सकती हूँ कि जो मार्केट में प्राइस चार्ज हो रहा है वो तो इक्विलिब्रियम प्राइस है और वो मेरे मिनिमम प्राइस से तो कम ही है, मतलब कि इस केस में मैं इसे चार्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो मैं मिनिमम अमाउंट चार्ज कर सकती हूँ वो मेरा क्या है, प्राइस ऑफ फ्लोर। अगर मैं प्राइस ऑफ फ्लोर की बात करूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको ही चार्ज कर सकते हैं। अब तो सिंपली हम इसके इंटरसेक्शन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा सप्लाई डिमांड का। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ इस मार्केट के अंदर, तो हमारा ये सप्लाई का इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पर। तो ये मेरी क्वांटिटी सप्लाई है जो हाई प्राइस पर सप्लाई करना चाह रहे हैं। हम देख भी सकते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ का क्या मतलब है कि हमारे जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए, और सप्लाई इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हमारे जो लेबर हैं अब वो अपनी खुद की और सप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि अब वो हाई वेजेस पर काम करना चाहते हैं। अगर हम बात करें अपनी दूसरी सिचुएशन की, यहाँ पर अगर हम दूसरे इंटरसेक्शन की बात करें डिमांड पर, तो वो हमारा शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो हमें पता है कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो हम अगर इसको अपने इन टर्म्स में बात करें कि जो हमारा मिनिमम वेजेस है, तो मतलब कि वेजेस के इंक्रीज़ होते ही जो हमारी डिमांड फॉर लेबर है वो कम कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर अब कंपनीज़ को ज़्यादा वेजेस को पे करना पड़ेगा उन्हें, तो उन्होंने अपनी डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम कर दी। यहाँ पर अब जो ये हमारा पूरा गैप बच गया, यहाँ पर जो ये पूरा गैप हो गया वो हमारा हो गया लेबर सरप्लस। एक सेकेंड मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली देख सकती हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है, जो लेबर अपनी सप्लाई करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो उनकी डिमांड कर रहे हैं कंपनीज या फिर हमारे एम्प्लॉयर्स वो कम है। इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ऊपर लेबर का है जो सरप्लस है। अगर हम बात करें इस गैप की, जो हमारा लेबर सरप्लस था, यहाँ पर जो गैप है हमारा लेबर ऑफ सरप्लस का, सॉरी सरप्लस ऑफ लेबर का, वो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अगेन सेम कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई माइनस में क्वांटिटी डिमांड। इससे पहले वाले में हमारा क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाई था, क्योंकि उस केस में हमारी एक्सेस जो थी वो डिमांड थी और हमारी शॉर्टेज जो थी वो सप्लाई की थी। इसमें उल्टा हो रहा है कि हमारी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, तो यहाँ पर इसका जो गैप है वो उसका अमाउंट ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपनी डेड वेट लॉस वाली सिचुएशन की, तो उसे हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि वो बुक में गिवन नहीं है। एक सेकेंड यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं इन दोनों सिचुएशंस को देख लेती हूँ। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरा प्राइस फ्लोर यहाँ पे कहीं लग गया, तो इस केस में ये मेरी पूरी है जो डिमांड होगी, क्योंकि हम उतने ही लोगों को जितनी डिमांड है उतने ही लोगों को हायर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें सरप्लस की, तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं इनको टच कर देती हूँ, तो अगर मैं सरप्लस की बात कर रही हूँ तो मेरा ये पूरा जो एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अगर मैं आफ्टर सिचुएशन की बात करूं तो मेरा जो ये छोटा सा एरिया है सिर्फ यही कंज्यूमर सरप्लस है। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो मैं उसे ग्रीन में कर देती हूँ। ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस था पहले जब कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं आया था। अब इस केस में जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, सॉरी जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, वो ये पूरा एरिया हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये जो बचा हुआ एरिया है, तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, डेड वेट लॉस।
ओके, नाउ अब अगर हम अपनी दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें बिफोर एंड आफ्टर प्राइस कंट्रोल, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है उसका जो सरप्लस है वो ज़्यादा हो गया कंज्यूमर सरप्लस से। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे कंज्यूमर से प्रोड्यूसर सरप्लस पर चला गया। दूसरा, हम डेड वेट लॉस देख ही सकते हैं कि हमारे प्राइस कंट्रोल के लगाने से, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगाने से, इंटरफेयर करने से हमारा डेड वेट लॉस तो होता ही है, हमारी इनएफिशिएंसी तो मार्केट में होती ही है। अब हम आगे देखते हैं 10.3 गवर्नमेंट फेलियर्स। तो गवर्नमेंट फेलियर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। तो हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी मार्केट में कितना ज़्यादा इंटरफेयर करती है। हमने देखा है कि कितने कितने तरीक़ों से गवर्नमेंट अलग अलग वेज़ में हमारी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करती है। अब उसके रीज़न्स क्या है, हमने देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन जो करती है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब कि उन्हें पता होता है कि वो क्यों इंटरफेयर कर रही है, फालतू में नहीं करती है इंटरफेयर। दूसरा बताया हुआ है कि उनके वर्दी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ अच्छा चेंज करने के लिए ही वो इंटरफेयर करती है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल भी है। कुछ मार्केट्स में हमारा गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है, उनका रोल भी होना चाहिए ताकि हमारी जो मार्केट है वो अच्छे से वर्क कर पाए। इन सब रीज़न के बावजूद हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो वो हमारी मार्केट में इनएफिशिएंसीज़ को क्रिएट करती है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि टैक्सेशन लगने से हमारे डेड वेट लॉस होते थे, हमने ये अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। हमने अभी रिसेंटली देखा कि हमारी डायरेक्ट रेगुलेशन में भी हमारी इनएफिशिएंसीज़ क्रिएट होती थी, क्योंकि अगेन डेड वेट लॉस होता था। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ज़रूरी है, बट अगेन हमारी इनएफिशिएंसीज़ भी होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम गवर्नमेंट के रोल को मिनिमाइज़ करने का सोचते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि वो हमें इस तरीके की कॉस्ट दे रही है, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ इनएफिशिएंसी वो हमें प्रोवाइड कर रही है अपने इंटरफेयर से, इसलिए हम उसका रोल कम करें। बट नहीं, ये रीज़न नहीं है इकलौता, वो हमें एक ब्रॉड सेट ऑफ इनएफिशिएंसी भी देती है हमारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन में, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन सी इनएफिशिएंसीज और उनकी क्या कॉस्ट है और हमारी कौन कौन सी तरीके हैं जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल होती है। यहाँ पर हमें बेसिकली बताया हुआ है सिंपली कि हम अपनी इनएफिशिएंसीज को तो एड्रेस करें, बट एट द सेम टाइम हम अपनी उन चीज़ों को भी एड्रेस करें जो गवर्नमेंट अपने आने से बाकी अदर कॉस्ट को भी सोसाइटी के अंदर लेकर आ रही है, जो हमें भुगतनी पड़ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी फर्स्ट कॉस्ट से, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसीज। तो यहाँ पे हमें सिंपली बताया हुआ है कि जो हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम है उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्यूरोक्रेट्स की और ब्यूरोक्रेसीज की, ताकि जो भी चीज़ वो रेगुलेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, उन पर वो नज़र रख सकें कि वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेट्स की तो इसे हम सिंपली समझ सकते हैं वो सारे लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसीज की तो वो उसमें आती है हमारी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे गवर्नमेंट के काम किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनके कमीशंस, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट के लोगों की ही बात करेंगे, तो हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो जो हैं वो हमारे अगर गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते तो वो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि वो हमारे वर्क कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, या फिर हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते तो वो होते मैनेजर Amazon.com पे। बट इंस्टेंट ऑफ द फैक्ट कि इन सब चीज़ों के अलावा वो हमारे रेगुलेट करते हैं चीज़ों को और वो हमारे टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। अब हम इससे देख सकते हैं कि अगर वो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव सेक्टर में काम नहीं कर रहे और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। ये भी हमारा एक प्रोडक्टिव काम ही होता है जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर हमारे लेट सपोज ये अपार्टमेंट्स नहीं होते और वो कहीं और जॉब कर रहे होते किसी और प्रोडक्टिव सेक्टर में, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती। दैट मीन्स कि हमारी जो लॉस्ट प्रोडक्शन है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट है, मतलब कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो अदर सेक्टर में भी काम कर सकते थे, उसकी भी एक कॉस्ट है। तो अगर
गवर्नमेंट वर्क की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लेकर चलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क क्या होती है कि अगर मैं गवर्नमेंट वर्क कर रही हूँ तो उसके बदले में जो चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस करी है, जो मैं अदर प्रोडक्टिव सेक्टर में कर सकती थी, जो हमारी इकोनॉमी ने सेक्रीफाइस करा है, वो सारी कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क। अगर मैं इसे एक बार और समराइज़ करके बताऊं तो यहाँ पे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें उसके लिए पैसा मिल रहा है। लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए अगर काम नहीं करते तो वो इकोनॉमी में काम कर रहे होते प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट है जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो वो लॉस्ट प्रोडक्शन है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट है जिसको रिप्रेजेंट करता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क। कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में जो भी उन्होंने लॉस्ट प्रोडक्शन करी है इकोनॉमी के अंदर, जो वो कर सकते थे बट वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारी कॉस्ट आती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क में। एक सेकेंड, बोर्ड काम नहीं कर रहा। नाउ अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा जो एलोकेशन ऑफ टाइम एंड टैलेंट है इंडिविजुअल का, जो ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, वो कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मायने रखती है। हम बता रहे हैं कि अच्छा पहले वो मायने क्यों रखती है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, प्रोडक्शन में वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी उनकी कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो अब हमें बताया हुआ है कि गवर्नमेंट जो हमारी कॉस्ट की बात करी है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं करती। तो मतलब कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या फिर एजेंसीज हैं, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करती तो वो कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सा मीनिंग है कि वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और काम भी अच्छे से नहीं कर रहे, तो कॉस्ट उल्टा और इंक्रीज ही हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसमें जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सही भी है, एफिशिएंट इंडिविजुअल है। बट हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स में हमारी इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, हमें यहाँ पर आर्बिट्री डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मतलब कि जो इंडिविजुअल पर बेस्ड है, जो बंदा काम कर रहा है वही डिसीजन ले रहा है, उसको नहीं दिख रहा कि सही गलत क्या है, अपने अकॉर्डिंग वो ले रहा है। हो सकता है सही हो बट हो सकता है गलत भी हो। फिर उसमें बताया हुआ है कि हमेशा वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत हेल्पफुल हो। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अच्छे से हेल्प ना करें इंडिविजुअल्स की। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो हमारी इनएफिशिएंसीज तो होंगी ही बिग ब्यूरोक्रेसीज में, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते। देन हमें बताया हुआ है कि हमारा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रेगुलेशन, वो भी सिमिलर इसी तरीके की कॉस्ट को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फर्म्स है और जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को काम फुलफिल करने में लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उन्हें कितने गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना चाहिए एक एफिशिएंट वे में। सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है, अगर लेट सपोज एग्जांपल के बेस पर समझे तो डायरेक्ट रेगुलेशन में हमने पीछे भी देखा था लास्ट चैप्टर में कि हमारी जब गवर्नमेंट बोलती है कि तुम मैंडेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो तो उसमें वो उसी में लग जाते हैं। प्रोडक्शन वगैरह को एफिशिएंटली एक सही वे में कम कॉस्ट में कुछ ऐसा सी चीज़ें नहीं देखते, वो सिर्फ गवर्नमेंट के सेट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में लग जाते हैं रेदर देन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो करप्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा कि हमारी गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है डेड वेट लॉस के फॉर्म में। तो हमें उन्हें देखना तो पड़ता है, उन कॉस्ट को इंक्लूड करना तो पड़ता है। बट उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी वाइड रेंज में खुद भी और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज को क्रिएट करती है, तो उनकी कॉस्ट को भी हमें लेकर चलना पड़ता है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया हमारी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब हम अपनी सेकेंड कॉस्ट को देखेंगे जो गवर्नमेंट एक और इनएफिशिएंसी को क्रिएट करती है, तो वो है हमारा यहाँ पर करप्शन। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जो डेड वेट लॉसेज होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी कॉस्ट को मेजर करना, उन्हें ठीक करना। और इसी की तरह जितना ये इक्वल है
उतना ही हमारा जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है ब्यूरोक्रेसी से, जो हमारा करप्शन होता है लार्जर गवर्नमेंट इन जेंडर में, तो वो भी हमारे लिए उतना ही मैटर करता है। अगर हम बात करें करप्शन की कि वो होता क्या है, तो जब भी हमारी गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है पब्लिक फंड्स को, या फिर वो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट नहीं करती या इस तरीके से एलोकेट करती है कि उन्हें खुद ही पर्सनल अपना फ़ायदा हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आती है करप्शन में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फंड्स को अपने अंदर ले रही है और वो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें करप्शन में पड़ी थी। अगर हम ऊपर की याद करें बातें, तो उसमें हमने देखा था कि ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंस क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। करप्शन में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ों को हड़प रहे हैं, फंड्स को अपने पास ले रहे हैं रेदर देन कि वो लगाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी गिवन है कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर साल में अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के पास जाते थे एज अ फॉरेन एड। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट 60 ईयर्स की, तो मोर देन $1 ट्रिलियन जो है ट्रांसफ़र हुए पड़े थे उनके पास डेवलप्ड कंट्रीज से अफ्रीका को। यहाँ पर अगर हम बात करें 2011 की, तो हमारा जो फॉरेन एड था अदर कंट्रीज से, ऑल कंट्रीज से, तो वो हमारा $130 बिलियन से भी ज़्यादा था। हम देख रहे हैं कि जो भी ये सारे फंड्स आ रहे हैं अफ्रीका को, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? डेवलप्ड नेशन से, और हमारे इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी जो अदर कंट्रीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, अफ्रीका को प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, अब ये उस काम में यूज़ हो रही हैं कि नहीं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन इस मनी का टारगेटेड ऑडियंस के पास जा रहा था, मतलब कि जहाँ पे पैसा ये लगना था वो सिर्फ काफ़ी स्मॉल प्रपोर्शन में लगाया जा रहा था। बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा था? तो वो अपनी खुद की पॉकेट में डाल रहे थे। यहाँ पे हमें गिवन भी है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट करा सारा अमाउंट और सारी चीज़ें कैलकुलेट करी, तो उन्होंने देखा कि 5 से 15% तक ही जो अमाउंट है, जो फंड आया गया है, वो रीच हुआ है उस लोकेशन पे जहाँ पर एक्चुअल में उसे लगाना चाहिए। और जितना भी लॉस्ट है वो सारा आता है हमारी इनएफिशिएंसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसीज में, क्योंकि वो पैसों को ढंग से अपनी जगह पर यूज़ नहीं करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा करप्ट हैं। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, एक और हमें गिवन है कि हमारा सिर्फ 13% ही जो एजुकेशन ग्रांट्स हैं वो स्कूलों तक पहुँचा। युगांडा में काफ़ी ज़्यादा स्कूल में तो कोई भी अमाउंट नहीं आया। तो इस टाइप की जो एक्सट्रीम करप्शन है, हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है, मतलब कि ये ज़्यादातर हर जगह ही होती है। एक बार अगर हम बात करें अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ये हमारी अफ्रीका तो हो गई अंडर डेवलप्ड, अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि हमारा जो करप्शन है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होता और सिर्फ डेवलपिंग में होता है, जैसे अफ्रीका पीछे देखा, तो ये बिल्कुल गलत है। हर जगह करप्शन होता है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि इस टाइप के जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है यूनाइटेड स्टेट का, और उसी का डेटा गिवन है कि वहाँ पर किस तरीके से हमने करप्शन को देखा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 2008 में हमारे 15 सिटिंग कांग्रेसमैन को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में रखा गया, क्योंकि उन्होंने पब्लिक फंड्स का इनएप्रोप्रिएट यूज़ करा था। और यहाँ पर हमें गिवन है गिफ्ट्स फ्रॉम द बिजनेस दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से हम इसे सिंपली समझ सकते हैं कि उन्हें घूस ली थी। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर बात करें, फिर अगर स्टेट्स की, वहाँ की स्टेट्स की, ये स्टेट्स में किस तरीके से हमारा करप्शन हो रहा था, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि 1977 से 1987 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि रफली हमारे 800 करप्शन कन्विक्शन थे पर ईयर। अगर हम बात करें कौन सी सबसे करप्टेड स्टेट थी, तो न्यूयॉर्क हमारी सबसे करप्टेड स्टेट थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वो हमारी 50 टाइम ज़्यादा करप्टेड स्टेट थी। अगर हम बात करें अदर टाइम की, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 2008 में हमने देखा कि हमारे 1129 फेडरल, स्टेट और हमारे लोकल एम्प्लॉयज़ जो थे वो अगेन करप्शन चार्जेस उन पर लगे। अगर हम बात करें इस डेटा की
8 की, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि 1997 से 2008 तक हमारा जो सबसे मोस्ट करप्टेड स्टेट था वो चेंज हो गया। अब न्यूयॉर्क नहीं रहा, बट यहाँ पर हमारा फ्लोरिडा जो है वो सबसे ज़्यादा करप्टेड स्टेट हो गया अमंग ऑल स्टेट्स। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा यूएस का डेटा गिवन है, जिसमें बताया हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन भी है कि हम गवर्नमेंट से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसा हमने इस चैप्टर में देखा कि गवर्नमेंट के खुद ब्यूरोक्रेसी में इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी है कि लोग इतने करप्टेड हैं और अच्छे से काम ही नहीं करना चाहते। तो हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मिस्टेक भी करती है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनएफिशिएंट भी है, रहेगी भी, स्लो भी रहेगी। हमारे पॉलिटिशियन है वो करप्टेड भी रहेंगे और हमारे इस तरीके के वहाँ पे डिसीजन भी लिए जाएंगे जिससे हमारा खुद का ओन बेनिफिट जो है वो भी ख़राब हो और हमारी जो ओन आइडियोलॉजिकल है वो भी एंड हो। अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें इन सारी कॉस्टों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इन सारी कॉस्ट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है वो किस तरीके से इन सारी कॉस्ट को कंपनसेट करेगी या फिर एटलीस्ट इक्वल तो रखेगी ही। अब अगर हम बात करें अंडरग्राउंड इकनॉमी की, तो उसे हम आगे देखते हैं। अंडरग्राउंड इकनॉमी, तो यहाँ पर हम बेसिकली उन सारी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं कर पाती और उन पर टैक्सेस नहीं लगा पाती, और हमारी इलीगल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर सिंपली बताया हुआ है कि हमारी जो ग्रासेस को साफ़ करते हैं, जो गार्डन्स को साफ़ करते हैं वर्कर्स, या फिर जो स्नो को साफ़ करते हैं, या जो बेबी सिटर्स होते हैं, उनके कामों की जो उन्हें पेमेंट की जाती है वो थ्रू कैश उनके हाथों में ही की जाती है। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक वगैरह नहीं होती कि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उन्हें भी कोई इनकम मिली है जिस पर वो टैक्स लगा सके। तो सिंपली यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल गिवन है कि जब वेटर्स को टिप मिलती है उनके काम की, तो उसमें हम उनके वो चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर पाते और उनसे उस चीज़ के लिए टैक्स भी नहीं ले पाते। तो अंडरग्राउंड इकनॉमी में जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम इनकम पर टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं लोगों की, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी ब्लैक मार्केट के अंदर। ब्लैक मार्केट और अंडरग्राउंड इकनॉमी सेम चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो इनकम जिन पर टैक्स नहीं लगा पा रही, प्लस हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे हमारी ड्रग डीलिंग और प्रॉस्टिट्यूशन। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडर्न इकनॉमीज़ की, तो जो ब्लैक मार्केट है वो बेसिकली उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है और उस जगह पर प्रमोट करती है जहाँ पर उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि जहाँ पर हायर टैक्सेस होंगे और जहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि जब उन एरियाज़ में वो काम करती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ को करती हैं, जहाँ पर उन्हें कम रिस्क हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स है तो वहाँ पर तो वो नहीं करना चाहेंगे ऐसी चीज़ें। या फिर बाहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेनियंट एरियाज़ होंगे, जहाँ पर कोई इतना चेकिंग नहीं करता है या कुछ भी नहीं करता है, तो वहाँ पर भी वो अपनी एक्टिविटीज़ को, ब्लैक मार्केटिंग को कर सकते हैं। सिंपली ब्लैक मार्केटिंग में ये तो छोटी चीज़ें आ गई हैं बहुत ही, लेकिन इसमें बहुत मेजर चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि अगर कुछ लोग उन गुड्स को बेच रहे हैं जो कि लीगल है बट इलीगली बेच रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले और उनको उनके ऊपर टैक्स ना देना पड़े। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि ट्यूशन्स का, अगर कोई बंदा घर पर ट्यूशन्स पढ़ाने लगता है तो वो जो चीज़ें उसको सारी रिसीव हो रही है, पेमेंट्स मिल रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव हो रही है, घर पर रिसीव हो रही है। गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं पर मंथ कितना जो है ट्यूशन से कमा रही हूँ। तो सिंपली क्या होता है उससे कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा पाती और वो एक तरीके से हमारी इलीगल तो नहीं बट हमारी ब्लैक मार्केट वाली एक्टिविटीज़ में आ जाएगी, जिसमें हम अपनी इनकम को गवर्नमेंट को शो नहीं कर रहे और उस पर वो टैक्स भी नहीं लगा पा रही। फिर अगर हम बात करें एक और बुक के एग्जाम्पल की, तो वो हमें यहाँ पर गिवन है अगेन यूएस का ही। उसमें बताया कि हमारे जो अनलॉड वो थे अल्कोहल, वो बेचे जा रहे थे, स्मगल किए जा रहे थे अरेंज डिलीवर्स को, मतलब कि जो डिलीवरीज उन्होंने खुद से अरेंज करी, और हमारे प्राइवेट बार्स को। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी ये पूरा ऑर्गेनाइज करा है क्राइम, ये काफ़ी ज़्यादा
जानबूझ के किया गया और ऊपर से इस पर जो भी इनको रेवेन्यू मिला, लाइक जो भी इनकी इनकम हुई वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर उसको एस्टिमेट किया जाए तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स रेवेन्यू उस पर बनता है वो गिवन है $500 मिलियन। तो हम देख सकते हैं कि जो भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ हुई, अल्कोहल बेचा गया अरेंज डिलीवरीज पर और हमारे प्राइवेट बार्स पर, उस पर जो भी इनकम उन्होंने अर्न करी उस पर टैक्स नहीं दिया। लेकिन अगर वो टैक्स देते तो हम देख सकते हैं कि उन पर जो टैक्स बनता, जो गवर्नमेंट को रिसीव होता, वो ये अमाउंट होता जो कितना ज़्यादा होता। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इसमें तो गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा है अगर वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी इसमें रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है अंडरग्राउंड इकोनॉमी में वो क्या क्या जनरेट हो रही हैं उन सबको देखते हैं। तो हमारी जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं गवर्नमेंट को। सिंपली जैसे हमने एक तो यहाँ पर देख लिया कि उनका जो टैक्स है वो उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम नीचे बात करें तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो भी उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं दे हैव लीगली बैंड, मतलब कि वो बैन होते हैं लेकिन स्टिल वहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और एक्सचेंज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है वो अंडरमाइन करती है बैन गुड्स को, गवर्नमेंट के लॉस को। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की तो उसमें दिखा हुआ है कि जो अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शन है लीगल गुड्स एंड सर्विसेज पर भी, जैसे कि ट्यूशन हो गया तो वो लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। सर्विसेज हो गई जो ट्यूशन पढ़ा रही हूँ मैं, बट उस पर जो मैं इनकम अर्न कर रही हूँ वो गवर्नमेंट को पता नहीं चल रही क्योंकि बैंक में तो कुछ हो नहीं रहा। सब जो ट्यूशन फीस मिल रही है मुझे थ्रू कैश मिल रही है, मैं डेटा किसी को बता भी नहीं रही। तो उस केस में हम टैक्सेस को पे नहीं करते और यहाँ पर गवर्नमेंट को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डिसएडवांटेज होता है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये हमारा लॉस्ट रेवेन्यू है इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को हायर टैक्सेस को लगा देना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये हमारा क्रिमिनल्स है और जो गवर्नमेंट है, तो मतलब क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो उन्हें पकड़ने में लग रही है। तो सिंपली हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं जो अच्छे से यूज़ होने चाहिए वो एफिशिएंटली रिसोर्सेज सोसाइटी के अंदर यूज़ नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी में और ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट फेस करती है अंडरग्राउंड इकोनॉमी में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। 10.4 इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये हमने एक चैप्टर के बिल्कुल एंड में छोटा सा भी पढ़ा था, बट यहाँ पर हम इसकी थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज गवर्नमेंट फेलियर्स, जो भी हमने ऊपर देखे उसके अलावा, मतलब वो होते तो हैं, गवर्नमेंट अपनी भी इनएफिशिएंसीज क्रिएट करता है, इंटरफेयर करके भी करता है, बट स्टिल हमारा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, और गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो वो इंश्योर भी करती है कि सोसाइटी में ज़्यादा इक्विटी रहे। अगर हम बात करें कि इसका कोर इशू क्या होता है, अगर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज तो उसमें कोर इशू क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर अगेन हमारी कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। देन यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इनएफिशिएंसी है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑफ है, कि हमें ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है इक्विटी और एफिशिएंसी के बीच में। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब हुआ, या तो ये या तो वो, दोनों को साथ में तुम नहीं लेकर चल सकते। तो अगर हम ज़्यादा इक्विटी पे फोकस करते हैं कि लोग चीज़ें जो है रिसोर्सेज जो है वो इक्वली होने चाहिए लोगों के बीच में, तो उस केस में हमें एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो उस केस में हमारा जो इक्विटी है वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर हम इक्विटी और एफिशिएंसी के ही ट्रेड ऑफ को देखेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग इंडिविजुअल्स तो उस केस में क्या होता है कि हमारी इक्विटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जब सोशल सरप्लस मैक्सिमम होता है, टोटल आउटपुट एफिशिएंट होता है, अच्छे से रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, तो उस केस में हमारा एफिशिएंसी होती है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ये जो दोनों ही गोल हैं ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। गवर्नमेंट को इक्विटी भी चाहिए होती है एट सम पॉइंट और एफिशिएंसी भी चाहिए होती है, बट अगेन वो ट्रेड ऑफ फेस करते हैं कि कितना क्या होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें ट्रेड ऑफ को फेस करना पड़ता है।
तो अगर हम इस पूरे ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम पॉइंट्स की बात करते हैं सिंपली। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरी जो इनइक्वालिटी है वो कितनी ही ज़्यादा है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। तो फिर अगर हम बात करें सोशल सरप्लस की तो वो इस पॉइंट पर तो ज़ीरो है। हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, सोशल सरप्लस तो है ही नहीं और इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। फिर उसके बाद जब मैं आगे मूव करती हूँ, यहाँ पर जब मैं आगे मूव कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरी जो इनइक्वालिटी है वो पॉइंट बाय पॉइंट कम होती जा रही है और जो मेरा अमाउंट ऑफ सोशल सरप्लस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैं सिंपली अगर 2 पॉइंट्स की बात करूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूँ तो सिंपली इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि मेरी ये इनइक्वालिटी है कुछ, मतलब कि वो मैक्सिमम से थोड़ी सी कम है और उस पर मेरा जो सोशल सरप्लस है वो भी कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कई पॉइंट ले लेती हूँ तो इस केस में मैं देख रही हूँ कि जो मेरी इनइक्वालिटी है वो थोड़ी सी और कम हो गई और मेरा जो सोशल सरप्लस है वो अगेन और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सोशल सरप्लस भी ज़्यादा हो गया और इनइक्वालिटी भी जो है वो कम हो गई। सिंपली मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं इसके और आगे भी मूव करती हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी और भी कम हो जाएगी और मेरा जो सोशल सरप्लस है वो भी और इंक्रीज होता रहेगा। देन एट पॉइंट ए मैं क्या देख रही हूँ, एट पॉइंट ए हम सिंपली क्या देख रहे हैं कि मेरी जो इनइक्वालिटी है, एक सेकेंड, मेरी जो इनइक्वालिटी है वो कम तो हो गई, यहाँ पर इनइक्वालिटी कम तो हो गई, बट अगर मैं बात करूँ सोशल सरप्लस की, यहाँ पर सोशल सरप्लस की, तो इस केस में जो मेरा सोशल सरप्लस है वो मैक्सिमम हो गया है। अगर मैं इस पॉइंट के बाद और आगे मूव करती हूँ तो जो मेरा सोशल सरप्लस है वो कम हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर मैं आगे आगे मूव हुई और मैंने ए पॉइंट तक देखा, ए पॉइंट पर मेरी इनइक्वालिटी कम हो गई, मैक्सिमम से तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पॉइंट पर जो मेरा सोशल सरप्लस है वो मैक्सिमम हो गया। इससे आगे अगर मैं मूव करती हूँ, लेट सपोज पॉइंट बी पर जाती हूँ, तो उस केस में अगेन इनइक्वालिटी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी इस केस में कम हो जाएगी। बट अगर मैं ए से बी पर मूव करती हूँ तो जो मेरा सोशल सरप्लस है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी कम भी हुई है प्लस हमारा जो सोशल सरप्लस है वो मैक्सिमम भी हुआ है। इसके बाद अगर मैं मूव करती हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी और कम हो जाएगी और मेरा जो सोशल सरप्लस है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ए पॉइंट के बाद ट्रेड ऑफ फेस करनी पड़ती है कि क्या मैं इनइक्वालिटी को कम करूँ, मतलब कि यहाँ पर कंट्री के अंदर अगर वो इनइक्वालिटी को कम करने का सोचेंगे तो उन्हें यहाँ पर जब मैक्सिमम हुआ है और जब कम होएगा तो उन्हें इनइक्वालिटी कम करने के चक्कर में इनएफिशिएंसीज को क्रिएट करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी को कम करेंगे उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसीज को क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली गवर्नमेंट को ए पॉइंट के बाद ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है कि वो कितना क्या करें, कितनी इनइक्वालिटी कम करें या फिर हमारा कितना अमाउंट ऑफ सोशल सरप्लस रखें। एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पर हमारा जो सोशल वेलफेयर का डिसीज़न है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एक्चुअल में, तो वो डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में जो ये पॉइंट है ए जो हमने अभी बात करी, वो पॉइंट वो बता देता है कि यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है वो किस स्टेज पर आ रहा है एक्चुअल में। फिर उसके बाद ए पॉइंट के बाद हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि वो लाइक इनइक्वालिटी को कम करें, मतलब कि वो देखेंगे कि हमें सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए वो हम देख रहे हैं कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसीज को। अगर हम बात करें बाकी लोगों की तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल इनइक्वालिटी को कम कर देते हैं तो हम पूरा सोशल सरप्लस भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट है,
ये जो पॉइंट है ये हमारा बेसिकली ट्रेड ऑफ है जो फेस करना पड़ता है। इससे ऊपर तो हमें ए पॉइंट तक आना ही पड़ता है क्योंकि वो अच्छा पॉइंट है। इसके बाद अगर हम और आगे मूव करते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है इन दो चीज़ों में से। तो यहाँ पर जो ये मेरा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का पॉइंट है, सिंपली मैं देख सकती हूँ कि अगर मुझे अमाउंट ऑफ सोशल सरप्लस इंक्रीज करना है, ऐसे मूव करूँगी अब, तो अमाउंट ऑफ सोशल सरप्लस अगर इंक्रीज करना है तो उस केस में मेरी इनइक्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज होने लगेगी सोसाइटी के अंदर। तो यही सेम जो ट्रेड ऑफ है वो लोग फेस करते हैं। जो लोगों को लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए वो इनएफिशिएंसीज को सोसाइटी में करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऐसा नहीं लगता वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। अब अगर हम बात करें बुक की, एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पर हमारा जो ये पूरा एरिया है, मतलब कि हमारा ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक, जिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट सही है, जो ट्रेड ऑफ हम फेस कर रहे हैं उस पर हमारे दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे अमेरिका की पार्टीज़ के। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो वो बताती है कि हमारी सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि वो बोल रही है कि आफ्टर ए हमें मूव तो करना चाहिए, और बोल रही है कि हमें इनइक्वालिटी को कम करने के लिए टैक्सेस लगाने चाहिए बहुत ज़्यादा रिच पर। तो टैक्सेस लगाने से वो बेसिकली क्या करना चाहती हैं कि वो टैक्सेस लगाएंगी, वो फंड्स रेज करेंगी वहाँ से और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगी अमंग पुअर्स। अगर वो ऐसा करती हैं, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती हैं रिच लोगों पर, तो हमें पता है कि टैक्सेस लगाने से, गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से क्या होता है, सिंपली हमारा डेड वेट लॉस हो जाता है। अगर हमारा डेड वेट लॉस हो गया तो हमें पता है कि डेड वेट लॉस कब होता है, जब हमारा सोशल सरप्लस जो है वो कम हो जाता है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम इस डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी कम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे करेंगे, ज़्यादातर टैक्सेस लगा के रिच लोगों पर, जिससे डेड वेट लॉस होगा और हमारा सोशल सरप्लस कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं बी पॉइंट पर हमारा जो सोशल सरप्लस है वो कम हो रहा है। अगर हम बात करें दूसरी पार्टी की, हमारी रिपब्लिकन पार्टी की, तो वो उसकी जस्ट अपोजिट है। वो बताती है कि हमें ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करवाना चाहिए मार्केट में। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, टैक्सेस लगाएगी, उतना ही ज़्यादा हमारा डेड वेट लॉस होगा, उतना ही कम हमारा सोशल सरप्लस होगा और उतने ही ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। ओके तो यहाँ पर ये सारी बात हो गई हमारी सोशल वेलफेयर की। अगर हम बात करें वेलफेयर स्टेट्स की एक बार, तो यहाँ पर हमें बेसिकली गिवन है कि हमारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो सम डिग्री ऑफ इक्वालिटी को तो चाहते ही हैं अपनी सोसाइटी में, वो थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसीज को भी सह लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट्स की, तो बताया हुआ है कि अगर हम इंश्योरेंस रेगुलेशन या ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे आते हैं वेलफेयर स्टेट्स में। इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हमारे सेफ्टी नेट्स, हमारी रिड्यूस पॉवर्टी और हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन में आता है, तो उसमें बताया हुआ है कि उसमें हमारे वेलफेयर स्टेट किस तरीके से प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो हमें बताया हुआ है मेडिकेड और हमारे फूड स्टैम्प्स। तो यहाँ पर इन सारे प्रोग्राम से वो टारगेट करते हैं पुअर लोगों को। अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ वो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वेलफेयर स्टेट। लाइक अगर हम मतलब एक्सपेंसिव का बेसिकली क्या मतलब है कि अगर वो इक्वालिटी के प्रमोट करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंसी इसको क्रिएट करना पड़ता है। इवन दो हमें बताया हुआ है, इसके बावजूद भी जो वो डेड वेट एसोसिएट करती है इन सब सिस्टम्स के साथ, वो फिर भी प्रमोट करती है हमारी इक्वालिटी इनकम पर। 10.5 कंज्यूमर सॉवरेनिटी और हमारा पैटर्नलिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमने देखा कि वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रही थी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए वो इंटरफेयर कर रही थी ताकि वो टैक्सेस को चार्ज कर सके और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिससे वो इक्वालिटी को करती है। लेकिन अगर हम बात करें बियॉन्ड प्रमोटिंग इक्वालिटी, गवर्नमेंट इंटरफेयर इसलिए भी करती है क्योंकि हमारे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं डिसीज़न लेने में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राइट चॉइस करने में। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल भी गिवन है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा जो इंडिविजुअल हैं वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते और उनको
काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आगे फ्यूचर में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। इवन दो अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि रिटायरमेंट में भी वो सेविंग कर सकते हैं और उसको ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर कर उन्हें गाइड कर सकती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वेदर शुड गवर्नमेंट इंटरफेयर और नॉट, इन द फॉर्म ऑफ कि वो लोगों को समझा सके कि राइट चॉइस क्या है। तो उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आता है सिंपली कि गवर्नमेंट को प्रिवेंट करना चाहिए लोगों को मिस्टेक ना करने से, या फिर करना चाहिए, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, या फिर उनको ऐसे ही करने देना चाहिए कंज्यूमर को जो वो कर रहे हैं, और बिल्कुल भी इस सेंस में तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर गिवन है। तो स्टार्ट करें अगर हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी की, तो इसमें हमें बताया हुआ है कि जो कंज्यूमर चॉइसेस करता है वो उसकी खुद की ओन प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो उसमें आउटसाइडर को, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसकी चॉइसेस पर। तो यहाँ पर सम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं उनकी खुद की ओन प्रेफरेंसेस से उस टाइम पर जहाँ पर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो इवन दो वो रॉन्ग ही उनकी प्रेफरेंसेस हो, रॉन्ग ही उनके डिसीजन हो, तो सो बी इट, ऐसा ही रहने दो। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी साइड की, हमारे पैटर्नलिज्म की, तो यहाँ पे बताया हुआ है बेसिकली कि इसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कंज्यूमर है उनको नहीं पता कि उनके लिए बेस्ट क्या है, तो जो गवर्नमेंट है उनको बीच में आके उन्हें इनकरेज करना चाहिए और इंड्यूस करना चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस को, अपने एक्शंस को चेंज कर सके और अपने बेहतर एक्शंस को, जो उनके लिए सही है, उन एक्शंस को लें। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये अप्रोच है, जो गवर्नमेंट बीच में आके इंटरफेयर करता है, ये हमारा वर्क करता है एज एन एक्टिव हैंड, जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो राइट डिसीजंस को ले सके और अच्छी चॉइसेस को बना सके। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर जो लोग हैं वो अच्छी चॉइसेस को लेंगे, राइट डिसीजंस को ही लेंगे, तो वो अपने लिए ही बेसिकली अच्छा करेंगे। अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की यूनाइटेड स्टेट में, जो कि फोर्स करती है इंडिविजुअल को कि तुम सेव करो ओल्ड एज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसे सेव करो अभी, तो वो आता है अगेन हमारा पैटर्नलिज्म में। सिंपली हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है, जो बंदा अपने लिए अभी सेव नहीं कर रहा, उसके लिए वो अच्छी चॉइस नहीं कर रहा अभी, तो गवर्नमेंट को बीच में आके उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए, उनके एक्शंस को चेंज करना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो लॉ है, किसी भी चीज़ को बेसिकली कंज्यूम करने के लिए जो भी लॉ बने हुए हैं, जो भी चीज़ें बैन है, वो अगेन आती है हमारी पैटर्नलिज्म में। अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो उस केस में कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा केस हो जाएगा कंज्यूमर सॉवरेनिटी में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो इंडिविजुअल हैं उनको कोई भी रोक टोक नहीं रहा, कोई भी उनके एक्शन और डिसीजन चॉइसेस को बता नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत। तो अगर वो रॉन्ग चॉइसेस भी करते हैं, जैसे इसमें बोला है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और एडिक्टेड भी हो जाते हैं और हमारे लिए पोटेंशियली हार्मफुल भी हो जाते हैं, मतलब कि हार्मफुल क्यों होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ड्रग्स वगैरह लेंगे तो उनके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो क्राइम करें, तो ये सोसाइटी के लिए एक गलत बात है। तो इवन दो अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही और हमारी एक्सटर्नैलिटी नहीं हो रही है, तब भी हमारी जो सोसाइटी है उसको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इसकी बियर करनी पड़ेगी। तो इन सम केसेस मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो ये पूरी सीन है, इसमें हमारे कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम अब दोनों इकोनॉमिस्ट की, दोनों साइड की स्टोरीज की डिबेट्स को सुनते हैं। दैट डिबेट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उन इकोनॉमिस्ट की जो पैटर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारी कुछ मिस्टेक्स तो इसलिए होती हैं सिंपली क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं वो उस तरीके के डिसीजन मेकिंग को कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियसली उसमें जो उसका डिसीजन होगा वो फेल होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस केस में जो हमारे इकोनॉमिक कोर्सेज हैं
हैं वो उन्हें एजुकेट करते हैं ताकि वो बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो बेसिकली हम इसमें देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस होते हैं वो सिंपली इस तरीके से होते हैं कि जो लोग हैं वो बेटर डिसीजंस को, बेटर चॉइसेस को कर पाएँ। तो इस पूरे व्यू में हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर के सॉवरेनिटी को। कैसे वॉयलेट नहीं कर रहे, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस मैटर करती है, उनको अपने हिसाब से चॉइस करने दो। बट यहाँ पर बेसिकली हम उनकी चॉइसेस में उनके एक्शंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम उन्हें स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं ताकि वो बेटर चॉइसेस को कर पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ। अगर हम उन्हें बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो बेटर डिसीजंस को भी ले पाएंगे। कुछ उसके बाद हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो रोल प्ले करना ही चाहिए नजिंग का इंडिविजुअल्स के राइट डिसीजन में, मतलब कि इंडिविजुअल्स को पुल करना चाहिए राइट डिसीजंस के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे अगर इंडिविजुअल सेव ही नहीं करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर करना चाहिए, ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि तुम्हें कंपलसरी जो है सेव करना ही है अपने रिटायरमेंट के लिए। या फिर अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर रहे हैं लोग जो कि बहुत रिस्की है, तो उस केस में अगेन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उस केस में तुम उन्हीं चीज़ों पर इन्वेस्ट करो जिसमें लेस रिस्क है, और तुम्हें इंफॉर्मेशन दे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जिससे तुम पता लगा सको कि कौन से एसेट्स तुम्हारे लेस रिस्की हैं। या फिर ऐसा नहीं कि तुम अंधाधुंधी खुद ही पैसे लगा दो ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो कि रिस्की है। तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए। तो कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं एक इस सेंस में कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, बेटर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो अच्छे डिसीजंस को ले पाएंगे। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो उनकी चॉइसेस ही चेंज करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह पर रिक्वायरमेंट है कि लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी करनी चाहिए अगर वो नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पर सेव करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। या फिर अगर तुम उन चीज़ों पर पैसे लगा रहे हो जो कि बहुत रिस्की है तो उस केस में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें उन चीज़ों पर ही पैसे लगाने चाहिए जो कि कम रिस्की हों। तो अगर हम बात करें अब अगर दूसरे इकोनॉमिस्ट की, जो हमारे और इकोनॉमिस्ट हैं, यहाँ पर हमारे दो इकोनॉमिस्ट की बात हो गई। अब अगर हम बात करें जो इकोनॉमिस्ट हमारे कंज्यूमर सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और उसी पर एग्री करते हैं, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उनका कोई भी रोल नहीं है, बिजनेस नहीं है कि वो किसी भी इंसान को पकड़ कर राइट डायरेक्शन में मूव करे, उनके लिए चॉइसेस करे। यहाँ पे सिंपली बताया हुआ है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें इस चीज़ को तो हमें बताया हुआ है कि हमारे एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन को गवर्नमेंट ले कैसे सकती है, हम अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे लिए जो चॉइसेस ले रही है वो सही है। हो सकता है वो गलत भी हो सकती है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि हर लोगों का डिफरेंट ओपिनियन और प्रेफरेंसेस हो सकता है। तो अगर लोग डिसीजन ले रहे हैं और वो मिस्टेक्स कर रहे हैं तो हमें कैसे पता है, गवर्नमेंट को कैसे पता है कि वो उस मिस्टेक गलती है। हो सकता है हमारे लिए जो हम मिस्टेक कर रहे हैं वो सही हो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, हमारी ओन प्रेफरेंसेस और ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा सही है और इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ये डिबेट है ये बिल्कुल नॉर्मेटिव है, मतलब कि सबके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कि कौन किसको कितना सही लग रही है क्या चीज़। तो हम सिंपली देख सकते हैं, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करे या करे। तो यहाँ पर हम हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते, बट इसके बीच में कहीं आंसर कर सकते हैं कि कितना इंटरफेयर करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो वो हम अपनी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स में देखते हैं। एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल साइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को कितना एक्चुअल में इंटरफेयर करना चाहिए, उसका ऑप्टिमल साइज होना क्या चाहिए। तो इसको हम जल्दी से समराइज करते हैं। अगर हम बात करें लाइक इंटरफेयर की, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हम उन्हें बॉयकॉट कर दें कि भाई बिल्कुल ही इंटरफेयर मत करो इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों में हमें कुछ अमाउंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया नेशनल डिफेंस,
सम रेगुलेशन, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ, या फिर हमारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं तो चाहिए ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट जो हमारी रेंज है कि हमें कितनी गवर्नमेंट चाहिए वो हमारी डिफ़र कर सकती है हर एक पर्सन की वैल्यू ऑफ जजमेंट में कि उसको क्या लगता है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम इसे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम अगर इकोनॉमिक्स हमें गाइड करे कि कितनी रेंज होनी चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि गवर्नमेंट सही है कि नहीं है। ये तो बिल्कुल हमें तभी पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि कॉस्ट और बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से। गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो कितने हमें कॉस्ट होते हैं, कितने हमें बेनिफिट होते हैं, उस हिसाब से हमें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट सही है इंटरफेयर करनी कि नहीं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिए हैं उसके। पहला बताया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा डेड वेट लॉस होता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो वो पॉलिसी लगाई है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। लेकिन अगर हमें कम डेड वेट लॉस हो सकता है और उससे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, मतलब कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में अच्छा है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा डेड वेट लॉस होते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो प्लेस, वो मार्केट गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है इंटरफेयर करने के लिए। दूसरा रीज़न हमें बताया हुआ है कि गवर्नमेंट अगर काफ़ी स्लोली ऑपरेट करती है, मूव करती है, तो उस केस में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। अगर तुम उसके हिसाब से ईजिली कॉप अप नहीं कर पा रहे तो उस केस में भी तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। देन हमें बताया हुआ है कि अगर हम इनकम टैक्सेशन की बात करें, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, टैक्सेस को लगाती है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा डेड वेट लॉस होता है। तो उससे अच्छा और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो टैक्सेस को स्मॉल फॉर्म्स में ले सकती है, मतलब कि छोटे छोटे टैक्सेस लगा दे रेदर देन कि एक बहुत बड़ा सा टैक्सेस लगा दे। अगर वो बहुत बड़ा सा टैक्सेस लगाती है तो उस केस में हमें बहुत ही ज़्यादा डेड वेट लॉस होता है। तो अगेन ये काफ़ी इनएफिशिएंसी वाली बात है एक रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए और एक सोसाइटी के लिए। दूसरा हमें वही बताया हुआ है कि हम कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से या फिर टैक्सेशन लगाने से हमें कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमें अगर हम कंपेयर करें कि हमारा मार्जिनल डेड वेट लॉस क्या है लास्ट अर्निंग पर, या फिर अगर हम बात करें कि मेरा मार्जिनल बेनिफिट क्या है लास्ट टैक्स रेवेन्यू पर, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो अगेन हम डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कि मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम होगी, तो उसमें लाइक गवर्नमेंट को रहने दो। बट अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है डेड वेट लॉस के लास्ट डॉलर पर और बेनिफिट उससे कम होते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इसे सिंपली थोड़े डेटा के थ्रू देखें इसकी वर्किंग को, तो यहाँ पे अगेन हमारा यूनाइटेड स्टेट का ही डेटा गिवन है। इसमें बताया हुआ है सिंपली कि अगर गवर्नमेंट 100% टैक्स लगा देती है इनकम पर, तो क्या होएगा सिंपली कि कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहेगा। अगर हमें 100% टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब कि जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, मतलब कि लेट सपोज अगर मैं $500 अर्न कर रही हूँ और उस पर मुझे 100% ही टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब कि पूरे 500 के 500 ही टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पे करने पड़ रहे हैं, तो उसमें तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ज़ीरो ही फ़ायदा हो रहा है। तो उस केस में कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहेगा, और अगर कोई भी बंदा नहीं काम करता है सोसाइटी के अंदर, तो जो वो कॉस्ट है सोसाइटी की वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टैक्स रेवेन्यू जो वो जनरेट कर रहे हैं 100% से। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि कोई भी काम नहीं करेगा तो कोई पागल ही होगा जो काम कर रहा होगा, तो उसमें से जो टैक्स रेवेन्यू जो रिसीव कर रहे होंगे 100% वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन जो लोग ही काम नहीं कर रहे सोसाइटी के अंदर, उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर अगर हम बात करें 25% टैक्स की, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर 25% टैक्स लिया जाता है $40,000 पर एक ईयर में, तो उसमें हम सिंपली देख सकते हैं कि 75% जो है वो लोगों के पास ही जाएगा। तो उस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ही लोग काम करना बंद कर दें, हो सकता है कि वो कम काम करें या ज़्यादा काम करें, बट बंद नहीं करेंगे इस केस में। तो उस केस में हमारे टैक्सेशन पर लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो हमारा डिपेंड करता है अगेन इलास्टिसिटी पर। तो यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी का फॉर्मूला गिवन है, हमारा जैसे होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
इसमें हमें बताया हुआ है कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो है कि हमें नंबर ऑफ आवर्स कितने काम करने पड़ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस की तो उसमें हम देखेंगे कि हमें कितना रिसीव हो रहा है टैक्स कटने के बाद। अगर हम इसकी बात करें इलास्टिसिटी की, लेबर्स के काम करने की, तो यहाँ पे हमें सिंपली बताया हुआ है कि अगर लार्ज लेबर इलास्टिसिटी सप्लाई होती है तो उस केस में जो लोग हैं वो वेज रेट के लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स जो है उस केस में वो वेज रेट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वेज रेट में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है अपने नंबर ऑफ आवर्स में। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा जो डेड वेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर इलास्टिक होती है या फिर मोर इलास्टिक की अगर बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात कर रहे हैं मोर इलास्टिक की तो उस केस में हमारा जो डेड वेट लॉस है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इन इलास्टिक की या फिर लेस इलास्टिक की तो उस केस में हमारा जो डेड वेट लॉस है वो कम होता है। अगर हम इस सेम चीज़ को ग्राफिकली भी देखें तो यहाँ पर मोर इलास्टिक में मैंने फ्लैटर बना दिया सप्लाई कर्व, और हमारा लेस इलास्टिक में या इन इलास्टिक में मैंने अपना जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर बना दिया। और मैं इसका डेड वेट लॉस भी देख सकती हूँ, मैंने जो ये रेड एरिया बनाया है तो इन इलास्टिक सप्लाई में हमारा जो डेड वेट लॉस है वो बहुत छोटा सा ही होता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं इलास्टिक सप्लाई की या मोर इलास्टिक की तो उसमें हमारा जो डेड वेट लॉस है जो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए हमने डेटा कलेक्ट करा और उसके डेटा से कैलकुलेट करा। तो बताया गया कि जब हमने टैक्सेस को कम करा तो हमारा जो परसेंटेज था इंक्रीज होने का नंबर ऑफ आवर्स वो था हमारा 6%। अगर हम इलास्टिसिटीज़ में बात करें तो ये हमारी काफ़ी लार्ज इलास्टिसिटी एस्टिमेट था। लेकिन अगर हम बात करें और डेटा की, रिच डेटा, जब हमने इकोनॉमिक्स ने और इस पे ज़्यादा और सेम थ्योरी पर और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करा तो उन्होंने देखा कि जो उनका रिजल्ट है वो डिफरेंट आ गया उसके सेंस में। तो उसमें हमारी जो रेंज थी इलास्टिसिटी की वो ये थी, हम सिंपली देख सकते हैं कि ये वेरी स्मॉल इलास्टिक एस्टिमेट है। अगर हम बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है इनिशियल एनालिसिस जो हमने देखा वो था कि हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी हमें यहाँ पर रेंज गिवन है। अगेन हमारी जो ये इलास्टिसिटी है वो हमारी गिवन है शॉर्ट रन की, कि शॉर्ट रन में हमारे हाई मार्जिनल टैक्स रेट से कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करा। तो हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करा नंबर ऑफ आवर्स में। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो लॉन्ग रन में हमारा जो लाइक रिजल्ट है वो डिफ़र कर सकता है। वो दो थ्योरीज पर चलता है। लाइक अगर हमने टेम्परेरी चेंज कराए टैक्स, मतलब कि टैक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कम या ज़्यादा कराएं, लेट सपोज कम कर दिया शॉर्ट रन में टैक्स, शॉर्ट टर्म में टैक्स, तो अगर लॉन्ग रन में सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए मैंने टैक्स कम कराए तो उसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे उसके बदले में, क्योंकि वो ज़्यादा काम करना चाहेंगे। उन्हें पता है थोड़े टाइम के लिए टैक्स कम है तो मैं ज़्यादा काम कर कर ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ, या फिर इसका जस्ट अपोजिट। तो उस केस में अगर टेम्परेरी चेंज आता है टैक्सेस में तो उस केस में बहुत ज़्यादा ही हमारी इलास्टिक होती है। लेकिन अगर पूरा फाइनल ही चेंज आया हुआ है टैक्सेस में लॉन्ग टाइम के लिए, टेम्परेरी नहीं, तो उस केस में हमारी जो इलास्टिक है वो डिफ़र कर सकती है अगेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपली कि हमारा जो पूरा टू व्यूज़ आते हैं इसके अंदर बेसिकली, कि हमारी ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। और हम देख सकते हैं कि ये हमारी काफ़ी यूज़फुल जो है टॉपिक है हमारे फ्यूचर रिसर्च के लिए, कि हम फ्यूचर में भी इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं जिसका अभी हमें इतना अच्छे से डेटा गिवन नहीं है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम इस पर फ्यूचर में और अच्छे से रिसर्च करते हैं तो उसमें जो हमारे एस्टिमेट है हो सकता है कि हमें एक स्मॉलर इलास्टिक रेंज मिल जाए, जिसमें हम देख सकते हैं। तो जब ऐसी हमें एक स्मॉल इलास्टिक रेंज मिल जाएगी तो उस केस में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो काफ़ी प्रिसाइज एस्टिमेट बता सकते हैं कि उनका कितना ज़्यादा डेट वेट लॉस हुआ इनकम टैक्सेशन में। फिर अगर हम बात करें साइज़ ऑफ गवर्नमेंट की तो यहाँ पर बताया हुआ है कि साइज़ ऑफ गवर्नमेंट एक इकलौता क्वेश्चन नहीं है कि हमारी जो इनएफिशिएंसी है वो क्रिएट हो रही है क्योंकि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैक्सेस को लगा रहे हैं। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर टैक्सेस को हम सिर्फ थोड़ा सा ही लगाते हैं, लाइक टैक्सेस की वजह से, या फिर अगर हमारा थोड़ा सा ही डेड वेट लॉस होता है तो हमारे और भी तो गवर्नमेंट फेलियर्स हैं जिसकी हमने ऊपर बात करी। तो सिंपली देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हमें वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अगेन जो ये गवर्नमेंट फेलियर है, इस तरीके के जो गवर्नमेंट
फेलियर्स हैं, वो अगेन हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिस पर हमें करंटली रिसर्च करनी चाहिए इन सब एरियाज़ पे। ये हमारी अभी भी इस पर करंट एक्टिव एरियाज़ पर रिसर्च चल रही है। अब ये था हमारा पूरा कंप्लीट 10 चैप्टर। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।